हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो आरसीसी के अंदर डिस्कशन किए हैं टॉपिक, वो इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ वन वे, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स एंड टी बीम बाय डब्ल्यूएसएम एज वेल एज द एलएसएम, डिजाइन ऑफ शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ एंड डिजाइन ऑफ द बीम, और इसके साथ में हमने डिजाइन ऑफ टोर्सन भी डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर डिजाइन ऑफ द स्लेब। दोस्तों, डिजाइन ऑफ द स्लेब जो टॉपिक है वो बहुत कम जो है गेट के अंदर पूछा जाता है। गेट के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। गेट के अंदर अभी तक जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ओनली इसके बेंडिंग मोमेंट को लेके पूछा गया क्या होता है, इससे अदर नहीं पूछा गया है। बट रेस्ट अदर एग्जाम के अंदर इसका वेटेज बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप जैसे ईएससी मेंस की बात करते हैं तो इससे प्रॉब्लम आता ही आता है, लगभग हर साल या हर दूसरे साल इससे प्रॉब्लम आता है मेंस के अंदर। तो ये तो रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं, जब स्लेब को हम लोग डिजाइन करते हैं और बीम को हम डिजाइन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसलिए दोस्तों, स्लेब जो होता है एक फ्लेक्सर मेंबर होता है, और फ्लेक्सर मेंबर की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। कोई भी वो मेंबर जो बेंडिंग के द्वारा लोड को ट्रांसफर करता है उसको हम लोग फ्लेक्सर मेंबर बोलते हैं। कोई भी मेंबर, चाहे वो स्लेब हो, चाहे वो फुटिंग हो, चाहे वो बीम हो, कोई भी मेंबर हो, अगर बेंडिंग के द्वारा लोड को ट्रांसफर कर रहा है तो फ्लेक्सर मेंबर होगा। और फ्लेक्सर मेंबर जो है मेनली डिजाइन होता है स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, जनरल बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं बीम को डिजाइन करता हूं तो मेरा कंसर्न जो रहता है, मोस्टली जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है कि भाई वो उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट रहे, लोड को ट्रांसफर कर सके। और वहां पे हम बीम का डेप्थ जो है कितना भी दे सकते हैं, चाहे वो आपके पास 800 mm आ रहा हो, 500 mm आ रहा हो। गर्डर का अगर हम बीम का डेप्थ देखें तो 1 मीटर के लगभग आसपास रहता है, तो वो हम लोग जनरली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं स्लेब की डिजाइन पे आता हूं तो स्लेब के लिए आप लोग देखते होंगे, जब मैरिज हॉल बना है, कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है, या आप ही के घर में कोई बड़ा सा हॉल है, तो उसका डायमेंशन देखिए आप। अगर आप उसका डायमेंशन देखते हैं तो आपको डायमेंशन दिख रहा होगा 10 मीटर बाई 8 मीटर का जो है रूम है, जिसके अंदर बीच में कहीं पे कॉलम नहीं लगा है। आप इमेजिन करिए दोस्तों कि आपके पास में जो स्लेब का डायमेंशन है वो 8 मीटर बाई 10 मीटर का है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर स्पान यही है उसका। तो उस केस के अंदर आप अगर उसकी डेप्थ निकालते हैं, स्लेब की डेप्थ निकालते हैं, तो वो डेप्थ कहीं ना कहीं 500-600 mm के आसपास आती है। अगर ऐसा कोई मैं स्लेब देता हूं दोस्तों, तब उस केस के अंदर जो स्लेब है अपने ही सेल्फ वेट की वजह से बेंड कर जाएगी। दिखती सी बात है, 10 मीटर के रेस्पेक्ट में अगर मैं 500 mm का डेप्थ ऑफ स्लेब दूंगा तो उसका डेप्थ बहुत ज्यादा होगा। अगर आप लोड नहीं भी लगाओगे तो वो डेप्थ क्या कर जाएगी, वो स्लेब कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा डिफ्लेक्शन देता है तो उस स्लेब की डायमेंशन में ज्यादा नहीं कर सकता, दिखती सी बात है। एंड अगर मैं स्लेब की डेप्थ ज्यादा नहीं कर सकता तो मेरे पास में चॉइस आती है कि अंदर बीच के अंदर बीम लगा दो। तो वो बीम हम लोग किस बेसिस पे देते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, टाइप ऑफ स्लेब क्या क्या हैं और उनके क्या क्या नामकरण है, पहले हम उसको देख लेते हैं, नॉमेनकल्चर को लेके क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई स्लेब को क्लासिफाइड कैसे करेंगे और डिजाइन क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो दोस्तों, जब आप स्लेब के बारे में बात करते हो तो दोस्त स्लेब जो है आपको कुछ इस तरीके से सपोर्टेड मिलती हैं। अगर स्लेब, ये जो स्लेब है दोस्तों, अगर ये स्लेब जो है, ये स्लेब जो है डायरेक्टली अगर कॉलम पे रेस्ट कर रही है, डायरेक्टली अगर कॉलम पे रेस्ट कर रही है तो इसको बोला जाता है फ्लैट स्लेब। इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ये कहलाती है फ्लैट स्लेब। अगर जो है स्लेब जो है कॉलम पे रेस्ट करने से पहले अगर इस तरीके के ब्लॉक पे रेस्ट करके अगर ये आती हैं तो इसको बोला जाता है फ्लैट स्लेब विथ कॉलम हेड, इसको हेड बोलते हैं। अगर इसका डायमेंशन ज्यादा कर देते हैं तो इसको कैपिटल बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोल सकते हैं या ड्रॉ पैनल बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में कॉलम हेड, ये हो जाएगा दिस इज द कॉलम हेड, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा दिस इज द कॉलम हेड, और ये हो जाएगा पैनल, ये हो जाएगा कॉलम पैनल। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कॉलम पैनल। इसमें डायरेक्टली जो है स्लेब जो है वो कॉलम पैनल के थ्रू इस पर रेस्ट कर रही है, इसमें हेड नहीं है, इसमें दोनों है। तो ऐसे आप जब किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट में अगर आप जाते हैं दोस्तों, तब आपको इस तरीके के जो है वो कॉलम और स्लेब जो है आपको इस तरीके से बना हुआ दिखता है। अगर मैं इसको सिंपली अगर देखूं तो ये आपके पास में कॉलम पैनल हो गया, और ये आपके पास में कॉलम हेड हो गया, और ये कॉलम हो गया, ये स्लेब हो गया, फ्लैट स्लेब हो गया। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये दे ही क्यों रहे, ये दे ही क्यों रहे, कॉलम हेड और कॉलम पैनल का मकसद क्या है, क्यों दे रहे हैं? तो आप खुद सोचिए, अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे रियल पिक्चर दिखाता हूं, अगर मैं रियल पिक्चर दिखाता हूं, लुक एट दिस, ये फ्लैट स्लेब जो है इस कॉलम पे डायरेक्टली रेस्ट कर रही है। ये फ्लैट स्लेब जो है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये फ्लैट स्लेब जो है, ये स्लेब जो है इस कॉलम पे डायरेक्टली रेस्ट कर रही है। आप खुद जरा इमेजिन करिए कि अगर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उस केस के अंदर ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इस स्लेब के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, पंच कर सकता है। पंचिंग मशीन आपने यूज करी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये कॉलम इसके अंदर पंच कर सकता है। अगर आपने सफिशिएंट डाया ऑफ कॉलम नहीं दिया है, देन इट इज पॉसिबल। तो ये कॉलम इसके अंदर पंच ना करें अंडर द हेवी लोड, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तब उसके लिए हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके से स्लेब देते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, तब कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो ये कॉलम पैनल और हेड प्रोवाइड करते हैं, ताकि कॉलम स्लेब के अंदर पंचिंग शियर फेलियर ना दे। तो पंचिंग शियर फेलियर को रोकने के लिए हम लोग कॉलम हेड या पैनल प्रोवाइड करते हैं, और इसको सेफ रखने के लिए। चलिए दूसरा, ये देखो, दिस इज द रियल पिक्चर। इसके अंदर आप देख रहे हो तो स्लेब जो है डायरेक्टली बीम पे रेस्ट कर रही है, कहीं पे किसी तरह का इसके अंदर जो है वो कॉलम हेड या कैपिटल नहीं दे रखा है। ठीक ऐसे ही ये आपके पास में एग्जांपल हो गया फ्लैट स्लेब का, जो स्लेब डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट कर रही है। समटाइम्स यहाँ पे पैनल भी दिया रहता है, कॉलम हेड भी लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर पे लोड कितना आ रहा है और किस तरीके से हम लोग उसको जो है डिजाइन करना चाहते हैं। ये तो हो गया फ्लैट स्लेब के बारे में, कॉलम हेड और कॉलम कैपिटल के बारे में या पैनल के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर टाइप ऑफ स्लेब जो आती कुछ ऐसी होती हैं। इस वाली स्लेब को बोला जाता है वेफल स्लेब। ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में वेफल स्लेब। आपने ऐसी जो स्लेब है आपने देखी होगी कहां पे, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस रूम में गए होंगे, या मैरिज हॉल के अंदर, या सिनेमा थिएटर में, या मॉल के अंदर, जिसके अंदर फ्लैट रूफ दे रखा है। तो भाई मेरे पास में ये स्लेब का आइडिया कैसे आया, और इसी चीज को इतना क्लोज वाला पार्ट तो नहीं, बट नॉर्मली आप अपने घर में भी देख सकते हो, अगर कोई बड़ा सा हॉल बना है तो देखिए होता क्या है। होता ये दोस्तों कि हमारे पास में अगर हम बात करें तो हमारे पास में मान लीजिए ये कोई एक रूम है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक रूम है, दिस इज द रूम। अगर ये रूम जो है आपके पास में कुछ इस तरीके से बना है, जिसका डायमेंशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे इस पे लोड लगेगा क्या होगा, इधर की साइड डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, इधर की साइड डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे ये पता है कि जब ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब उस केस में ये सेक्शन यानी कि सेंटर पे ये स्लेब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो फेल हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस फेलियर को रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या करूं, रोकने के लिए मेरे पास पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि भाई आप जो है स्लेब की डेप्थ बढ़ा दो। तो स्लेब की डेप्थ बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा अगर स्लेब की डेप्थ दे दी तो अपने ही वेट, सेल्फ वेट की वजह से फेल हो जाएगा। तो फिर क्या करें, मेन क्राइटेरिया हमारा क्या, डिफ्लेक्शन को रोकना। तो फिर क्या करें, तो फिर दोस्तों हम इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाओ, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बीम प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, हियर इट इज द बीम। ये बीम आपने प्रोवाइड कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे पास पहले डिफ्लेक्शन ये आ रहा था, जो हमारे पास पहले डिफ्लेक्शन ये आ रहा था, अब डिफ्लेक्शन जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अब डिफ्लेक्शन होगा ये वाला।
सो नो डाउट ये पहले वाली डिफ्लेक्शन से कम है, यानी कि हमने एक तरीके से इस स्लैब को 4 छोटी छोटी स्लैब के अंदर डिवाइड कर दिया, लाइक दिस, हियर इट इज। ये हमने 4 अलग अलग स्लैब में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम बोलें कि भाई यहां पे हमारे पास में, अगर हम बात करें दोस्तों, हम बोले कि भाई यहां पे भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, यहां पे भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, तब उस केस में क्या करेंगे? तब उस केस के अंदर दोस्तों हम लोग जो है वो इन सारे तब क्या करेंगे? इनके बीच में हम लोग जो है वो एक एक और बीम लगा देंगे। दीज आर द बीम्स। ये हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग बीम प्रोवाइड कर देंगे। लुक एट दिस, दिस इज द वन, दिस इज द वन। ये हमने क्या किया? बीम प्रोवाइड कर दिया। जब ये बीम दे देते हैं तो हमारे पास में जो ब्लॉक बन जाएंगे वो ब्लॉक बन जाएंगे ये वाले। अब इसमें डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्या करते जाते हैं? पूरी स्लैब को छोटे छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट करते जाते हैं। और ऐसा फीचर जो है, इस तरह की स्लैब जो है, इसको बोला जाता है वेफल स्लैब। और ये स्लैब जो होती है दोस्तों, लार्जर स्पान को कवर करने के लिए होती है, एंड आल्सो रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब। और ये जितनी भी बीम्स हमने जो अंदर लगाई हैं ये जितनी भी बीम्स हमने अंदर लगाई हैं, अगर मैं ये वाली बीम को प्राइमरी बीम बोल देता हूं तो ये सारी की सारी सेकेंडरी बीम है। अगर मैं इन बीम को प्राइमरी बीम बोल देता हूं तो अंदर वाली सारी बीम सेकेंडरी बीम है। कई बार ऐसा भी रहा है कि क्या चीज रही है कि इस वाली बीम को बोला गया मेन बीम, इनको बोला गया मेन बीम, तब ये जो बीम होगी इनको बोल देंगे प्राइमरी, और बाकी ये जितनी भी हैं इनको बोला जाता है सेकेंडरी, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। और ये इंटरमीडिएट सपोर्ट भी कहलाते हैं। इन ये जितने भी बीम है इनको इंटरमीडिएट सपोर्ट भी बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है दोस्तों उस स्लैब में दिए जाते हैं जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है वहां पे ये जो है इंटरमीडिएट बीम्स दी जाती हैं टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो स्लैब आपके पास में, इसको बोला गया वेफल स्लैब, एंड दिस स्लैब इज बेसिकली यूज फॉर द वेरी लार्ज स्पान लाइक कॉन्फ्रेंस रूम, मैरिज हॉल, सिनेमा थिएटर, मॉल, जो ज्यादा एरिया को कवर करता है, ताकि मैं डिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर सकूं और बीच में कोई भी कॉलम वगैरह ना देना पड़े। भाई मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर यही रहता है, बड़ा सा हॉल है, बट आप कॉलम बीच में नहीं दे सकते, तो फिर जो सोचना आप करो, लेकिन बीच के अंदर कॉलम नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। सो दिस इज नोन एज द वेफल स्लैब। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और दूसरा स्लैब का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिब्ड स्लैब। ये हो जाएगा आपके पास में, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास में, दिस इज द रिब्ड स्लैब। दिस इज द रिब्ड स्लैब। रिब्ड स्लैब सिमिलरली, ये थोड़ा बहुत सिमिलर होता है वेफल स्लैब के रिस्पेक्ट में। दोनों में अंतर बस इतना सा, वहां पे हम सेकेंडरी बीम के तौर पे जो है ब्लॉक बना देते हैं, बीम और बीम का अरेंजमेंट कुछ ऐसे करते हैं, ब्लॉक बनता है। बट इसमें ब्लॉक ना बना के हम लोग जो है वो वेब प्रोवाइड कर देते हैं, और वो वेब हम एक इक्वल इंटरवल के रेस्पेक्ट में देते हैं, और इनको बोला गया है रिब्ड बीम। ये जो है ये इनको बोला जाता है रिब, ये जो है इनको बोलते हैं रिब, दिस इज नॉन एज द रिब। और ये जो कहलाई जाती है इसको बोला जाता है रिब्ड स्लैब। ये पूरी की पूरी क्या कहलाई जाती है? रिब्ड स्लैब होती है, और इसमें डिफ्लेक्शन कहीं पे भी लिमिट से ज्यादा क्रॉस नहीं होता है। ये जो स्लैब है दोस्तों, ये वेफल स्लैब जितना स्पान कवर करती है उससे कम स्पान में इसको यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड्स करता है कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन ओनली एक ही डायरेक्शन के अंदर ज्यादा आ रहा हो, दूसरे में ज्यादा नहीं आ रहा हो, तब हम इसको यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन हम लोग रिब्ड बीम लगा देते हैं, और ये पूरा का पूरा जो स्लैब होता है उसको बोलते हैं रिब्ड स्लैब। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ स्लैब को लेके, दिस इज नोन एज द रिब्ड स्लैब, और ये सारा हो गया टाइप ऑफ स्लैब को लेके। दिस इज द रिब्ड स्लैब, दिस इज द वेफल स्लैब, एंड दिस इज द फ्लैट स्लैब। These are the examples of the flat slab.
बट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो कौन सी स्लेब को एनालिसिस करेंगे? दैट इज कॉल्ड वन वे और टू वे स्लेब। हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज वन वे और टू वे स्लेब। वन वे और टू वे स्लेब क्या होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द वन वे स्लेब। वन वे स्लेब के अंदर ये जो लार्जर स्पान होता है, इस लार्जर स्पान को हम लोग बोलते हैं एल वाई, और ये जो शॉर्टर स्पान होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं एल एक्स। वन वे स्लेब के लिए एल वाई अवर एल एक्स रेशियो जो होता है वो 2 से ज्यादा होता है। वन वे स्लेब के लिए एल वाई अवर एल एक्स रेशियो जो होता है वो 2 से ज्यादा होता है। टू वे स्लेब के लिए, टू वे स्लेब के अंदर भी ये होगा आपके पास में, दिस इज द एल वाई, दिस इज द एल वाई और दिस इज द एल एक्स। तो दोस्तों टू वे स्लेब के अंदर एल वाई अवर एल एक्स रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 रहता है, लेस देन इक्वल टू 2 रहता है। तो ये हो जाएगा टू वे स्लेब के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वन वे स्लेब में क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? एल वाई अवर एल एक्स रेशियो ग्रेटर देन 2। एल वाई इज द लार्जर स्पान, एल एक्स इज द शॉर्टर स्पान। तो यहां पे अगर मैं इसको मेंशन करूं तो एल वाई हो जाएगा दिस इज द लार्जर स्पान एंड एल एक्स हो जाएगा शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान। एल एक्स हो जाएगा दोस्तों शॉर्टर स्पान। अब अगर हम देखें तो इनका प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल होता है, अगर हम बात करें जनरली तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, आप कॉलेज में जब गए होंगे या अभी आप कॉलेज में जा रहे होंगे तो कॉरिडोर जो होता है, कॉरिडोर के ऊपर जो स्लेब लगा है उसका कॉरिडोर का स्पान जो है 50 मीटर 60 मीटर या इससे ज्यादा है, और आप उसमें देखते हो तो उसमें क्या रहता है, अगर आप उसमें देखते हो तो क्या रहता है, ये कॉरिडोर बना हुआ है कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक यहां लगा दूसरा यहां लगा है, और दोस्तों इसके अंदर जो है वो कॉलम्स लगे होते हैं यहाँ पे, दिस इज द कॉलम सेक्शन, दिस इज द कॉलम सेक्शन, और ये कॉलम सेक्शन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, कुछ ऐसे इस तरीके से। अगर आपने देखा होगा तो आप जिस कॉरिडोर के अंदर मूव करते रहते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए, तब जो है ये इस तरीके से बना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो स्लेब बनी है, इसके ऊपर जो स्लेब लगी होती है, दिस इज नोन एज द वन वे स्लेब। बेसिकली ये जो स्लेब है वो कहलाती है वन वे स्लेब, जिसके अंदर एल वाई जो हो जाएगा दिस इज नोन एज द एल वाई एंड इट इज नोन एज द एल एक्स। और इस वाली स्लेब के लिए एल वाई ओवर एल एक्स रेशियो डेफिनेटली 2 से ज्यादा है, और रियल बिहेवियर ऑफ वन वे स्लेब का यही होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो सीधी सी बात है दोस्तों, इस वाली स्लेब में अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? अगर मैं इस स्लेब के लिए बात करता हूं, वन वे स्लेब के लिए, तो डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? जरा इमेजिन करो पूरी की पूरी स्लेब है और वो डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? वो डिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको रियल में देखूं तो मेरे पास में क्या होगा, ये हो जाए कुछ ऐसे, और ये दोनों साइड से लॉन्गर स्पान पे सपोर्टेड है, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वन वे स्लेब। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसे, और इसका मॉडल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। डिफ्लेक्शन ऑफ द वन वे स्लेब, एक ही साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ही साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मुझे इसमें जो रेनफोर्समेंट देना होगा वो क्रेक, यहाँ पे जो क्रेक अपीयर होगा, यहाँ पे क्रेक अपीयर होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे क्रेक अपीयर होगा कुछ ऐसे। तो इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो शॉर्टर स्पान के अलोंग होगा। यहाँ पे जो मेन रेनफोर्समेंट होगा दोस्तों वो कौन से स्पान के अलोंग होगा? वो हो जाएगा शॉर्टर स्पान के अलोंग। लुक एट दिस, दिस इज द वन, ताकि इस क्रेक को आगे बढ़ने से रोक सके। दिस इज कॉल्ड वन वे स्लेब, और वन वे स्लेब में जो डिफ्लेक्शन होता है वो इसके अलोंग होता है, यानी कि शॉर्टर स्पान के अलोंग होता है, और इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा मेनली वो दिया जाएगा किसके अलोंग? वो दिया जाएगा शॉर्टर स्पान के अलोंग। तो यही चीज अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये देखिए, इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो ये देखो, ये रेनफोर्समेंट कुछ ऐसे गिवन है, लाइक दिस, इस तरीके से, और ये रेनफोर्समेंट दिया गया क्योंकि डिफ्लेक्शन इसी साइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वन वे स्लेब। चलिए, तो ये तो हो गया कॉरिडोर के अंदर जहां आप लोग नॉर्मली घूमते रहते हैं क्लास को छोड़ के।
अब आते हैं क्लास के अंदर। बहुत कम टाइम होता है जब आप क्लास में होते हैं, बट मान लीजिए क्लास में हैं अभी, तो क्लास में है तो आपने कभी, ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो पढ़ाई वढ़ाई में तो ध्यान मान लेते हैं आप देते होंगे, छत पे नहीं देखते होंगे, कभी देखना इस बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप रूम को देखते हो तो रूम के अंदर आपने क्या देखा होगा, स्पान बहुत ज्यादा दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है क्लासरूम का स्पान नो डाउट ज्यादा ही रहता है, तो उसमें अगर आप देखते हो दोस्तों तो वहां पे जो स्पान है, लॉन्गर और शॉर्टर स्पान जो है, उसका रेशियो लगभग 2 या 2 से कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता, मतलब बहुत ज्यादा स्पान नहीं रहता है। तो उस केस के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे मेरे पास में जो स्लेब होगा वो स्लेब क्या होगा, एक स्क्वायर स्लेब की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे इस पे लोड लगेगा सेंटर पे, तो ये क्या होंगे, चारों कॉर्नर जो है वो लिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन एक्स डायरेक्शन में भी होगा और डिफ्लेक्शन वाई डायरेक्शन में भी होगा। सिंपल सी बात है। तो उस केस के अंदर आपको जो रेनफोर्समेंट देना होगा इस डायरेक्शन में भी देना होगा और इस डायरेक्शन में भी देना होगा। लुक एट दिस, अगर मैं टू वे स्लेब की बात करता हूं तो टू वे स्लेब में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो इस वाली डायरेक्शन के अलोंग, इस वाली डायरेक्शन के अलोंग जब क्रैक डेवलप होगा तो कुछ ऐसे होगा, इस वाली डायरेक्शन के अलोंग क्रैक डेवलप होगा कुछ ऐसे होगा। इस क्रैक को रोकने के लिए हमें रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से देना होगा और इसको रोकने के लिए हमें कुछ रेनफोर्समेंट ऐसे देना होगा, यानी कि हमें रेनफोर्समेंट दोनों साइड में देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज द डिफ्लेक्शन सेंटर पे बहुत ज्यादा होगा और दोनों डायरेक्शन में होगा। ये अगर आपके पास में एल वाई है और ये आपके पास में अगर एल एक्स है तो दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। जबकि वन वे स्लेब की हम बात करें दोस्तों तो वन वे स्लेब में जो रेनफोर्समेंट हम लोग दे रहे हैं वो रेनफोर्समेंट हम लोग कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। वाई? बिकॉज द डिफ्लेक्शन, मेनली डिफ्लेक्शन जो है वो शॉर्टर स्पान में आता है। तो यहां पे अगर हम रियल पिक्चर में देखें तो हमारे पास में इसमें देखिए जो रेनफोर्समेंट दे रखा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा एल एक्स के अलोंग, और ये रेनफोर्समेंट गिवन है एल वाई के अलोंग। दिस इज द वन। तो टू वे स्लेब के अंदर जनरली आप लोग रेनफोर्समेंट दोनों साइड में देते हैं, जनरली नहीं हमेशा ही देते हैं। दूसरा पॉइंट, वन वे स्लेब के अंदर इंटरमीडिएट सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पे अगर कॉरिडोर में अगर देखते हो तो बीच में बीम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ओनली एंड के ऊपर समटाइम्स देते हैं समटाइम्स नहीं देते हैं, बीच में कहीं भी बीम नहीं मिलेगी, मतलब वन वे स्लेब में कभी भी इंटरमीडिएट बीम नहीं मिलेगी। दूसरा, वहीं टू वे स्लेब के अंदर आपको हमेशा इंटरमीडिएट बीम देखने को मिलेगी, चाहे अपने क्लासरूम में देख लो बीच के अंदर बीम्स लगी होगी। क्लियर है? तो ये दोस्तों ध्यान रखना, दिस इज ऑल अबाउट द वन वे और टू वे स्लेब, ऑल अबाउट द वन वे और टू वे स्लेब। तो मैं इन्हीं पॉइंट को यहां पे क्या लिख जो है पॉइंट आउट कर देता हूं जो हमने देखा है। चलिए, सो दिस इज द वन वे स्लेब, दिस इज द वन वे स्लेब एंड इट इज द टू वे स्लेब। नाउ पहले ये हो जाएगा वन वे स्लेब, दिस इज द वन वे स्लेब, और वन वे स्लेब के लिए एल वाई अवर एल एक्स रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है, और टू वे स्लेब के लिए, टू वे स्लेब के लिए एल वाई अवर एल एक्स रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 रहता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये चारों साइड से क्या रहती है, सपोर्टेड रहती हैं। मैं एक ही बार अभी भी शो कर रहा हूं, बाद में शो नहीं करूंगा, मान के चलना सपोर्टेड है, मान के चलना सपोर्टेड है। तो इसके अंदर हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, इट मे बी सपोर्टेड विथ, इट मे बी सपोर्टेड विथ, सपोर्टेड विथ, ये कैसे सपोर्टेड हो सकती हैं, सपोर्टेड विथ सिंपली सपोर्ट, विथ सिंपली सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, फिक्स, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एटीसी। ये जो है दोस्तों फिक्स भी हो सकती हैं, सिंपली सपोर्ट भी हो सकती हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं, और कुछ भी सपोर्ट बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वन वे स्लेब और टू वे स्लेब की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये चारों साइड से सपोर्टेड रहे। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, फ्री सपोर्ट नहीं होना चाहिए।
फ्री सपोर्ट के लिए अलग क्राइटेरिया, अलग कंडीशन है और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट अलग तरीके से निकलेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जब कोई भी एज अगर फ्री है, एक या दो एज अगर फ्री है, कैसे एग्जांपल अगर हम देखें, बालकनी में जो स्लेब का पोर्शन निकला होता है, तीनों एज उसकी फ्री रहती हैं, ओनली एक साइड से बीम से सपोर्टेड रहती हैं। वहीं अगर आप मॉल में जाते हैं तो एक फ्रंट पूरा का पूरा फ्री रहता है, जबकि बाकी तीनों जो है वो वॉल से कनेक्टेड रहते हैं। तो वन एंड इज फ्री, वन साइड इज फ्री, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट हैं, अगर कोई भी एज अगर फ्री है तो दोस्तों उसका एनालिसिस अलग होगा, और वहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जो है आपको अलग थ्योरी यूज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड लाइन थ्योरी, और वो थोड़ा अच्छा मैथमेटिक्स यूज करती है, बट फॉर्चुनेटली वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में उसी को हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जो बात करेंगे वन वे और टू वे स्लेब के लिए, इसके अंदर ये मान के चलना है कि चारों एज सपोर्टेड है। मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि चारों फिक्स है या चारों सिंपली है, ये कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकती हैं, दो फिक्स दो सिंपली वगैरह, जो भी जैसा कॉम्बिनेशन है वो सारा बना लीजिए, बट चारों साइड सपोर्टेड है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्लेब का बिहेवियर कैसा है, स्लेब का बिहेवियर कैसा है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्लेब के बिहेवियर पे क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्लेब का बिहेवियर। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्लेब, वन वे टू वे कोई सा भी स्लेब देख लो जो सही लगे, क्योंकि अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। एंड इट इज सपोर्टेड ऑन फोर साइड, ये चारों साइड से सपोर्टेड है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड इट इज द डी। ये जो फेलियर देगा दोस्तों, ये जो फेलियर देगा वो फेलियर देगा कुछ ऐसे, ये जब स्लेब फेल होती हैं तो ये फेलियर होगा इसका कुछ इस तरीके से, ये फेलियर होगा कुछ इस तरीके से। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, क्योंकि आप तो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको तो हर चीज पे क्यों लगाना जरूरी होता है। आपको कैसे पता चला सर ऐसे फेल होगा? आपने हो सकता है बुक पढ़ रखी हो, बट देयर विल बी सम रीजन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियरली कि स्लेब में जो फेलियर लाइन होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये मानते हैं कि भाई स्लेब इस तरीके से फेलियर देगा, वो फेलियर लाइन या यील्ड लाइन जो दिया जाता है उसको वो दिया जाता है यील्ड लाइन थ्योरी के करस्पॉन्डिंग, जो मैंने अभी भी आपको नाम लिया था। तो ये जो फेलियर लाइन हुआ है, ये जो फेलियर लाइन और इसका जो नेचर बना है, कैसा बना है, कैसे बनेगा, ये यील्ड लाइन थ्योरी बताती हैं। कुछ स्लेब के लिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं और वो आपको याद ही रखना है, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये लाइन अपने सिलेबस में नहीं है। अगर वो होती तो डेफिनेटली मैं इससे पहले उसी को डिस्कस करता कि भी किस तरीके से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, बट नहीं है तो उसको हम ब्रेक छोड़ देते हैं। ये जो अपने पास में इसको बोला जाता है फेलियर लाइन और यील्ड लाइन, ये कहलाता है फेलियर लाइन और यील्ड लाइन, और यील्ड लाइन। फेलियर लाइन और यील्ड लाइन का मतलब है कि स्लेब जो फेल होगा वो कुछ इस तरीके से फेल होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई ये वाला जो शेप, ये वाला जो स्लेब का पोर्शन है और ये वाला जो स्लेब का पोर्शन है, ये और ये रेस्पेक्टिव स्लेब का पोर्शन जो उस पे लोड आ रहा है, उस स्लेब के पोर्शन पे जो भी लोड आ रहा है या उसका खुद का जो वेट है, वो रेस्पेक्टिव बीम पे ट्रांसफर होगा, वो रेस्पेक्टिव बीम पे ट्रांसफर होगा। कैसे? तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मेरे पास में ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा दिस इज द, ये हो जाएगा अपने पास ट्रेपेजोइडल, ये हो जाएगा ट्रेपेजोइडल, लुक एट दिस, दिस इज द ट्रेपेजोइडल। और ये ट्रेपेजोइडल जो है दोस्तों ये ट्रेपेजोइडल लोड ट्रांसफर होगा इस वाली बीम पे। सिमिलरली ये वाला जो लोड है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर लोड, ये हो जाएगा दोस्तों ट्राइंगुलर लोड, दिस इज द ट्राइंगुलर लोड। ये ट्राइंगुलर लोड होगा इस शॉर्टर बीम पे, एंड सो ऑन। ये भी होगा आपके पास में कुछ इस तरीके से, दिस इज द ट्रेपेजोइडल लोड विच ट्रांसफर टू द लॉन्गर बीम एंड ट्राइंगुलर लोड विच ट्रांसफर टू द शॉर्टर बीम, विच ट्रांसफर टू द शॉर्टर बीम लाइक दिस। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, इसको मान लीजिएगा, ये जो है वो ऐसे हो जाएगा कुछ ऐसे।
तो यहां पे अगर हम बात करें कि हमारे पास में स्लेब जो फेल हुआ है, जिस लाइन के अलोंग फेल हुआ है, दैट इज नोन एज द यील्ड लाइन, एंड द रेस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ द स्लेब विल ट्रांसफर द लोड। रेस्पेक्टिव पोर्शन का मतलब ये वाला जो पोर्शन ऑफ स्लेब है वो ट्रांसफर करेगा उससे जो बीम जुड़ी है उस पे। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं थोड़ा सा, तो इसके अंदर क्या पता लग रहा है, इसमें पता ये लग रहा है कि भाई मेरे पास में जो बीम है, लॉन्गर बीम, लॉन्गर बीम कौन सा हो जाएगा, लॉन्गर बीम हो जाएगा भाई मेरे पास, दैट इज एडी और बीसी, एडी और बीसी एडी और बीसी, ये दो बीम हो जाएगी लॉन्गर बीम। इस पे जो लोड आ रहा है, लोड कौन सा होगा, इस पे लोड हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, दैट इज ट्रेपेजॉइडल लोड, ट्रेपेजॉइडल लोड। इस पे लोड कौन सा आएगा, ट्रेपेजॉइडल लोड आएगा। और मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये जानता हूं कि भाई इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ट्रेपेजॉइडल लोड का, वो हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से इसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, दिस इज द लॉन्गर बीम। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम से अगर हम देखें तो मेरे पास में दोस्तों ये हो जाएगा कुछ ऐसे इसका जो डिफ्लेक्शन से बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, यहां से यहां तक पैराबोलिक होगा, यहां से यहां तक पैराबोलिक होगा, एंड देन इट इज कांस्टेंट, एंड देन इट इज कांस्टेंट, लुक एट दिस। तो दोस्तों ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बना है ये बन रहा है कांस्टेंट। अगर मैं ट्रायंगुलर लोड के लिए यानी कि इसके लिए अगर मैं देखता हूं तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा पैराबोलिक, दिस इज द पैराबोलिक। तो ये हो जाएगा पैराबोलिक, ये आपके पास में हो जाएगा दिस इज द, ये हो जाएगा दिस इज द पैराबोलिक, पैराबोलिक डिफ्लेक्टेड शेप। और ये हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट, ये हो जाएगा दोस्तों कांस्टेंट डिफ्लेक्टेड शेप, ये हो जाएगा कांस्टेंट डिफ्लेक्टेड शेप। क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में क्या हो रहा है, अगर आप इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या शो हो रहा है कि भाई लॉन्गर स्पान या बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो आ रहा है ट्रेपेजॉइडल लोड, और ट्रेपेजॉइडल लोड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल होगा, इसके लिए जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूं तो मेरे पास में शॉर्टर बीम जो है वो कौन कौन सी होगी, डीसी और एबी। शॉर्टर बीम की अगर मैं बात करता हूं, शॉर्टर बीम की अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्टर बीम हो जाएगा मेरे पास डीसी और एबी, ये हो जाएगा एबी एंड डीसी, एबी एंड डीसी। इस पे जो लोड होगा दोस्तों, इस पे जो लोड हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड। इस पे लोड कौन सा होगा, ट्रायंगुलर लोड होगा, लुक एट दिस। और ट्रायंगुलर लोड का जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बनता है वो प्रोफाइल बनेगा आपके पास, इसका जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बनेगा वो बनेगा दैट इज पैराबोलिक डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, पैराबोलिक, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल। इसका जो प्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बनेगा। सिंपल है, रटना वटना नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग देख के समझ के लिख रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट होगा स्क्वायर स्लेब के लिए। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं वो हो जाएगा दैट इज फॉर स्क्वायर स्लेब, फॉर स्क्वायर स्लेब, स्क्वायर स्लेब। तो दोस्तों स्क्वायर स्लेब की अगर हम बात करें तो भाई हमारे पास में जो स्क्वायर स्लेब का पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज द स्क्वायर स्लेब, सिंपल। और इस स्क्वायर स्लेब के अंदर हम जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल देखेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल नहीं, उससे पहले हम लोग देखेंगे फेलियर लाइन यानी कि यील्ड लाइन देखेंगे। वो यील्ड लाइन होगी कुछ ऐसे, वो यील्ड लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे।
हियर इट इज। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर स्लेब के लिए L/L(x) रेशियो ये कितना होता है 1। स्क्वायर का मतलब दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों का रेशियो भी 1 होगा। और इसमें जो फेलियर लाइन होगी यानी कि यील्ड लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। और इस यील्ड लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो इसमें जो लोड आएगा चारों स्पान पे, वो चारों स्पान पे लोड कैसा होगा, चारों स्पान पे लोड होगा दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर लोड। चारों स्पान पे जो लोड होगा वो हो जाएगा आपके पास में, दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर लोड, दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर लोड। तो ये आपके पास हो गया, दिस इज द ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इसके लिए डिफ्लेक्टेड शेप बनाता हूं तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस। तो मैं अगर इसके लिए डिफ्लेक्टेड शेप बनाता हूं दोस्तों तो चारों साइड पे क्या बनेगा, चारों साइड पे ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक। सिंपल है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑल फोर साइड subjected to triangular load, subjected to triangular load, चारों साइड जो है ट्राइंगुलर लोड से सब्जेक्टेड होगी। एंड on the corresponding deflection profile is parabolic, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल इज पैराबोलिक। डिफ्लेक्शन प्रोफाइल क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ट्राइंगुलर के रेस्पेक्ट में यही वाली चीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वन वे स्लेब एंड टू वे स्लेब, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जनरल बात कर रहे हैं, मैं वन वे टू वे के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड हो गया, ये वन वे और टू वे स्लेब के बारे में हो गया। चलिए सो दिस इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब स्लेब के लिए इफेक्टिव स्पान निकालना, डिफ्लेक्शन लिमिट निकालना एंड डिटेलिंग ऑफ, वापस रिपीट कर रहा हूं, इफेक्टिव स्पान निकालना एंड स्लेब का जो है इफेक्टिव स्पान हो गया, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट हो गया। नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर ठीक वैसे ही है जैसा हमने बीम के लिए देखा था। बीम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि भाई अगर हमारे पास में बीम दे रखा, उसके लिए सिंपली सपोर्ट है, कंटिन्यूअस है, कैंटिलीवर है, तो दोस्तों उसके लिए इफेक्टिव स्पान कैसे निकालेंगे, वैसा का वैसा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इफेक्टिव स्पान का क्राइटेरिया सेम वैसा का वैसा है। बेंडिंग मूवमेंट एंड शियरिंग फोर्स का क्राइटेरिया जो हमने बीम के लिए देखा है सेम यहाँ पे होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, यूडीएल से सब्जेक्टेड है, तो WL²/8 बीम के लिए लिखते हैं, यहाँ पे भी वही लिखेंगे। कंटिन्यूअस के लिए हमने वहां पे एक टेबल लिखा था, वही टेबल यहाँ के लिए वैलिड है। एवरीथिंग इज ओके, जो वहां पे हम लोगों ने डिफ्लेक्शन को लेके बात करी थी यहाँ पे सिमिलर रहेगा। चेंज कहां होगा, चेंज ये होगा दोस्तों जब हम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, तो वहां पे रेनफोर्समेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं MU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू D माइनस 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU से। तो वो हम लोग बीम के लिए रेनफोर्समेंट निकालते हैं। चूंकि हम स्लेब को डिजाइन कर रहे हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पे जब मैं रेनफोर्समेंट की बात करूंगा तो रेनफोर्समेंट यहां पे दो तरीके का दिया जाता है। एक होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, और दूसरा होता है मेन रेनफोर्समेंट। पहला हो गया मिनिमम जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा मेन रेनफोर्समेंट जो हम लोग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए देते हैं। तो इन दोनों को आपको अलग से ध्यान रखना कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं फोर स्लेब, इसके अंदर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट
डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट को लेके। पहला हम बात कर लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट को लेके। मिनिमम रेनफोर्समेंट बोल दो, जिसको हम लोग AST मिन लिख सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता पेपर के अंदर, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड, AST मिनिमम जो दिया जाता है वो डिपेंड करता है आपने ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा यूज किया है। अगर आपने ग्रेड ऑफ स्टील माइल्ड स्टील यूज किया, अगर आपने माइल्ड स्टील यूज किया Fe250 तब अलग होगा, एंड HYSD किया है तो वैल्यू अलग होगा। तो वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर हो जाएगा दैट इज AST min इज इक्वल टू 0.15% ऑफ टोटल एरिया, ये हो जाएगा टोटल एरिया और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये किसके लिए होगा? माइल्ड स्टील के लिए, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये हो जाएगा फॉर माइल्ड स्टील यूज। अगर आपने माइल्ड स्टील बार यूज किया है तो जो है 0.15% लेंगे। माइल्ड स्टील का एग्जांपल Fe250, माइल्ड स्टील का एग्जांपल Fe250, ये लो जी। अगर आपने HYSD स्टील यूज किया है तब क्या होगा? AST मिनिमम 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये हो जाएगा फॉर HYSD CTD TMT यूज। अगर आप इनमें से किसी भी बार को यूज करते हैं तो दोस्तों आपको 0.12% जो है वो टोटल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के तौर पे देना होगा। ये तो हो गया हमारे पास मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए? स्पेसिंग के लिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में दो तरीके का रेनफोर्समेंट है। एक रेनफोर्समेंट है दैट इज दो तरीके का रेनफोर्समेंट, एक हो जाएगा मिनिमम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और दूसरा हो जाएगा मेन रेनफोर्समेंट को लेके। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? तो पहला हम लोग देख लेते हैं फॉर मेन रेनफोर्समेंट के लिए हो जाएगा दिस इज मिनिमम ऑफ 3D और 300 mm। दूसरा हो जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, इसके लिए हो जाएगा दैट इज मिनिमम ऑफ 5D और 450 mm। 5D और 450 mm, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए और मेन रेनफोर्समेंट के लिए कितना हम स्पेसिंग देते हैं। चलो जी, ये हो गया सेकंड पॉइंट, चौथे पॉइंट का। नाउ थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट होगा मैक्सिमम बार डाया। थर्ड पॉइंट हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम बार डाया। सी पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट डाया, यानी कि 5 मैक्स कितना होगा? तो 5 मैक्स के लिए कंडीशन ये देता है दोस्तों कि भाई 5 मैक्स का जो वैल्यू है, 5 मैक्स का वैल्यू शुड नॉट मोर देन ओवरऑल स्लेब थिकनेस डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा 5 मैक्स। अगर यहां पे हम लोग एक एग्जांपल देखें, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें तो क्या होगा? एग्जांपल जैसे मान लीजिए इफ ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्लेब
120 mm है, देन 5 कितना होगा, देन 5 कितना होगा ये आपको बताना है। तो 5 कितना होगा, तो माय डियर फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द 5 शुड नॉट मोर देन 120/8, शुड नॉट मोर देन 120/8। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको तो वैसे ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा 15 mm। दिस इज द 15 mm। तो क्या मैं यहाँ पे 15 mm का डाया करेक्ट मानता हूं, तो इसमें क्या कह रहा है, 5 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं जब 15 की बात करता हूं तो मेरे पास में 15 mm का डाया अवेलेबल ही नहीं होता। आप लेक्चर याद करो, दूसरा या तीसरा लेक्चर जिसमें मैंने रेनफोर्समेंट के बारे में बताया था, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट लिखाया था, वहां पे मैंने लिखाया था IS 1786 कोड के द्वारा डिफरेंट डाया ऑफ बार 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 एंड 45 ये डाया ऑफ बार मैंने वहां पे लिखवाए थे। तो मेरे पास में जो डाया ऑफ बार इसके आसपास आ रहा है वो आसपास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 10, 12, 16 और 18 करके, और मेरे पास क्या बोल रहा है 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो 15 से कम कौन सा है, 12 mm का, ना तो 14 का अवेलेबल है, ना 15 का है, ना 13 का होता है। तो डाया ऑफ बार अवेलेबल कौन सा है जो मैं लगा सकता हूं, दैट इज द 12 mm। तो यहां पे जो हम डाया देंगे, सो डाया ऑफ बार इज, सो मैक्सिमम डाया ऑफ बार इज, मैक्सिमम डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार कितना हो जाएगा 12 mm, एंड ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि भाई हम जो डाया ऑफ बार देंगे वो किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास में हो गया कुछ जो है वो स्लेब के लिए बेसिक पैरामीटर क्या क्या है और कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है दोस्तों क्या करने वाले हैं, अब हम जो है वो स्लेब की जब हम डिजाइन करते हैं, वन वे स्लेब की डिजाइन की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों जब हम वन वे स्लेब की डिजाइन करते हैं तब उस केस के अंदर कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। हालांकि नए कुछ नहीं है, जो आपने डिजाइन ऑफ बीम के अंदर किए वही स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, उसको हम जरा समझ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी हम डिजाइन की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, जब कभी भी हम डिजाइन की बात करते हैं तो भाई डिजाइन के अंदर हमारे पास क्या आता है दिमाग के अंदर, ये मान लीजिए डिजाइन वर्ड लिखा है। सुनना ध्यान से, मैं स्टेप जो लिखाऊंगा वो आपको पहले से माइंड में बने हुए हैं, बस मुझे उसको रिकॉल करवाना है। डिजाइन वर्ड लिखा आता है आरसीसी के अंदर तो दिमाग में दो चीज क्लिक होती है, मिनिमम डायमेंशन निकालना है और उस डायमेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालना है। सिंगली डब्ल्यू वाला केस जो भी रहता है हम लोग देख लेंगे। मिनिमम डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास जो है दो मेथड हैं, एक तो WSM और एक LSM। अगर मैं WSM की बात करता हूं तो WSM में D इज इक्वल टू √M/QB से हम लोग निकालते हैं। LSM के अंदर अगर हम लिखें और मान लो मैंने Fe415 स्टील लिया है तो ये हो जाएगा MU इज इक्वल टू 0.138 FCK BD²। 500 लेते हो तो 0.133 हो जाएगा, लाइक दैट। सो मुझे यहां से D का वैल्यू निकालना होता है, ध्यान से सुनना, इसमें भी मुझे D का वैल्यू निकालना होता है। इन दोनों में D का वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले M का वैल्यू चाहिए। M यानी कि बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में मान लेता हूं सिंपली सपोर्टेड है, मान लेता हूं सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए दोनों के अंदर एक ही चीज है, ये तो मेथड की बात है, ये तो सोम से बात कर रहे हैं। MU का वैल्यू मान लेता हूं मैं सिंपली सपोर्टेड है तो ये हो जाएगा WL²/8। अब देखो यहाँ पे टोटल लोड लिखेंगे और यहाँ पे इफेक्टिव स्पान लिखेंगे। दिखती सी बात है भाई, जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा यानी कि डेप्थ निकालूंगा तो टोटल के लिए हो, लाइव लोड क्या है, डेड लोड क्या है, और भी मार्बल लगा रखी है, कुछ फिनिशिंग कर रखा है,
या आपने और कुछ कारपेट लगा रखा, जो भी है जिसका वेट कंसिडरेबल है, वो सारा शामिल करके बात करेंगे, टोटल लोड को लेके बात करेंगे। तो मुझे m का वैल्यू निकालने के लिए यहां और यहां लिखने के लिए टोटल लोड और इफेक्टिव स्पान चाहिए, टोटल लोड और इफेक्टिव स्पान चाहिए। तो दोनों पैरामीटर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव की बात करता हूं दोस्तों, तो सिंपली सपोर्ट के लिए दिया जाता है मिनिमम ऑफ एल नोट प्लस डी और एल नोट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। सपोर्ट विड्थ में भी गिवन इन द पेपर, डेफिनेटली गिवन ही होगा, लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, तभी एल इफेक्टिव निकलेगा। और डी का वैल्यू तो मैं खुद निकालना चाहता हूं, इसका मतलब जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक एल इफेक्टिव नहीं निकलेगा। एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टोटल लोड जो होता है ये हो जाएगा डब्ल्यू डी एल प्लस डब्ल्यू एल एल प्लस जो भी आपको मार्बल लगाने को बोला है, कारपेट लगाने को बोला है, और भी जो है सारी बातें उसमें ऐड होती जाएगी। वो वैल्यू आपको गिवन होगी, जो भी उसको ऐड करवाना होगा, जो भी ट्रांसफर करवाना होगा वो तो देगा ही। डेड लोड का वैल्यू हम लोग देखते हैं कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी इंटू 1 इंटू गामा, और ये तो मैं खुद निकालना चाहता हूं। इसका यही आपने बीम की डिजाइन में किया है। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि मुझे सबसे पहले कोई भी बी या डी हम लोग कोई भी अज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से। अब अपनी मर्जी ऐसा तो नहीं कि भी 400 लगा दो, 500 लगा दो, 1000 लगा दो। जो मर्जी होती है वो एक तरीके से ये कहा बोला यह जाता है कि मर्जी से लगा लो, लेकिन वो मर्जी अपनी ऐसे नहीं लगा सकते, आपको कंसेप्ट को देखते ही बात करनी है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो मेरे पास में दो तरीके हैं। एक होता है थंब रूल, जो जिसके पीछे कोई लॉजिक कोई थ्योरी कुछ नहीं है, साइट इंजीनियर के एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जाती है, जिसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना होता है, क्योंकि वो थंब रूल है, बेसिक जो है साइट इंजीनियर के अपने अनुभव से आया है। दूसरा होता है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को लेके। तो मैंने आपको जब डिजाइन ऑफ बीम बताया था तब भी मैंने कहा था कि जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो वहां पे हमारा कंसंट्रेशन रहता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, जबकि जब हम स्लैब को डिजाइन करते हैं तो हमारा फुल कंसंट्रेशन रहता है डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो जब स्लैब को आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, आपको डिफ्लेक्शन को लेके ही डी का वैल्यू लिखना है, डिफ्लेक्शन को लेके ही डी का वैल्यू लिखना है। अब वन वे स्लैब कर रहे हैं, वन वे स्लैब में डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ठीक वैसे ही होंगे जैसे बीम के लिए हैं। तो अगर आपके पास में बीम आपने सिंपली स्लैब आपने सिंपली सपोर्टेड मान रखा है, तो सिंपली सपोर्ट के लिए सिंपली सपोर्ट के लिए ए का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं ए, तो सिंपली सपोर्ट के लिए ए का वैल्यू होता है 20, एल बाई ए 20 होगा। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे डी का वैल्यू आ जाएगा, इसमें इफेक्टिव कवर ऐड कर दो, ये आप कुछ भी ले सकते हो, 25 mm ले लिया, 30 mm ले लिया। और नहीं अगर याद है तो आप जो टेबल देखिए स्टार्टिंग के अंदर, जहां पे मैंने WSM के मैंने जब सेक्शन को एनालिसिस किया था और वहां पे मैंने कवर को लेके बात करी थी, तो वहां पे मैंने सारा लिखवा रखा है। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में अलग अलग के लिए, बीम के लिए, स्लेब के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए जो है वो कवर कितना लेते हैं, कितना कोड अलाउ करता है मिनिमम, तो उसके रेस्पेक्ट में आप वैल्यू ले लो। तो डी निकल गया, कैपिटल डी निकल गया। तो मेरे पास में दोस्तों कैपिटल डी आ गया। बी का वैल्यू मैं अकॉर्डिंगली निकाल सकता हूं स्लेब के लिए, हालांकि 1 मीटर विड्थ को लेके बात करते हैं, कैसे हम बाद में बताएंगे। तो मान लो बी का वैल्यू तुम्हें पता है, एक्चुअल में पता ही है, तो डी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो मेरे पास टोटल लोड आ गया। जब मुझे डी का वैल्यू पता है तो इफेक्टिव स्पान आ गया, तो ये इफेक्टिव स्पान आ गया तो टोटल लोड आ गया, टोटल लोड आ गया तो मेरे पास में क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट आ गया, बेंडिंग मोमेंट आ गया तो यहां पुट कर दो WSM में, और फिर इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहां पुट कर दो LSM में आ जाएगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको यहां पे क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। अगर ये डी का वैल्यू दोस्तों इससे लेस आ जाता है, भाई आपने मर्जी से तो यही अज्यूम किया है ना, अगर ये डी का वैल्यू यहां से डी का वैल्यू इससे लेस आ जाता है तब तो ठीक है, चलने दो, क्योंकि जो आपने प्रोवाइड किया है वो ज्यादा है जितनी चाहिए उससे,
कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में ये वैल्यू, यहां से जो वैल्यू निकला है वो वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, तो इसको रिसाइकल करना है वापस बी और डी कुछ एज्यूम करके, एंड तब तक करना है जब तक कि ये वाला वैल्यू इससे लेस ना आ जाए। जैसे ही आ गया, लेस आ गया, ये लो जी बात खत्म। उसके बाद में एरिया ऑफ स्टील वाले फॉर्मूले में पुट करो, एस टी निकालो, दैट्स ऑल। ये है आपका डिजाइन स्टेप, और यही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियरली बात क्या होगी, सबसे पहले हम लोग लोड का वैल्यू निकालेंगे। फिर एल इफेक्टिव निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। पहला लोड, दूसरा एल इफेक्टिव, तीसरा बेंडिंग मोमेंट, चौथा रिक्वायर्ड डेप्थ एंड कंपेयर करेंगे इफ इट इज ओके, देन पांचवा एरिया ऑफ स्टील, एंड देन छठे के अंदर शेयर के लिए बात करके खत्म। अब आप चाहो तो रट लो, चाहो तो समझ लो। जहां तक मैं समझता हूं समझी हुई चीज ज्यादा बढ़िया है। बिना रटे हमें हर चीज पता होती है कि भाई ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल स्टडी, और ये बीम और स्लैब दोनों में सेम है, जैसा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो इसका डिजाइन स्टेप क्या है और उसको प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।